नाराज दिखाई दिए। उत्तर प्रदेश के गृह विभाग ने अतिक्रमण पर बड़ा फैसला लिया। न्यूज 18 के अजीत सिंह की रिपोर्ट है कि राज्य में सड़क किनारे धार्मिक स्थलों के नाम पर किए गए अतिक्रमण हटाए जाएंगे, जिसके लिए उत्तर प्रदेश के गृह विभाग ने सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिया और उनसे 14 मार्च तक इस मामले में रिपोर्ट मांगी, जिसमें जिलाधिकारियों को बताना होगा कि निर्देश के बाद कितने सार्वजनिक स्थलों से अतिक्रमण हटाया गया। आगरा में हिंदू महासभा नाम के संगठन के कुछ कार्यकर्ताओं ने ताजगंज थाने के बाहर प्रदर्शन किया। ताजमहल में पूजा करने के आरोप में पुलिस ने इस संगठन की नेता मीना दिवाकर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिन्हें छुड़वाने के लिए हिंदू महासभा के लोग थाने के बाहर जमा हो गए और नारेबाजी करने लगे। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पुलिस से सभी को जल्द छोड़ने की मांग की और ऐसा ना करने पर चेतावनी भी दे डाली। अगर मीना दिवाकर को रिहा नहीं करा तो आगरा के अंदर उर्स कार्यक्रम होने नहीं देगा हिंदू महासभा। इस बीच जिन 3 लोगों को पुलिस ने पकड़ा था, उनमें एक ने इस कार्रवाई के विरोध में थाने में डांस करना शुरू कर दिया। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर भोले, बम बम भोले। हालांकि पुलिस पर इन सब का कोई असर नहीं हुआ और उसने अपनी आगे की कार्रवाई पूरी की। 3 लोगों के खिलाफ 153A IPC की धारा में मुकदमा पंजीकृत करके इन लोगों को जेल भेजा जा रहा है। इससे पहले पुलिस ताजमहल में पूजा करने के आरोप में 3 लोगों को पकड़कर थाने ले गई। दुनिया को कोरोना वायरस नाम का नासूर देने वाला चीन अब विदेश जाने वाले अपने नागरिकों को वायरस पासपोर्ट बांटेगा, ताकि उन्हें वहां आराम से एंट्री मिल जाए। News18.com की रिपोर्ट है कि चीन ने अपने यहाँ एक हेल्थ सर्टिफिकेट प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिससे यात्रियों को वायरस पासपोर्ट मिलेगा। इस सर्टिफिकेट में यात्री के कोरोना टेस्ट का रिजल्ट, साथ ही इस बात की भी जानकारी होगी कि उसने कोरोना का टीका लगवाया है या नहीं। चीन को उम्मीद है कि इस सर्टिफिकेट से उसके नागरिकों के अंतर्राष्ट्रीय सफर को दोबारा पटरी पर लाने में मदद मिलेगी। हालांकि ये साफ नहीं है कि दूसरे देश चीन के इस डिजिटल हेल्थ सर्टिफिकेट को तवज्जो देंगे या नहीं। वैसे इससे पहले पश्चिम एशिया का देश बहरीन भी वैक्सीन पासपोर्ट लॉन्च कर चुका है और अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश भी कोरोना काल की जरूरत को देखते हुए इसी तरह के परमिट जारी करने पर विचार कर रहे हैं। पुदुचेरी में कांग्रेस और डीएमके में सीटों का बंटवारा हो गया। पुदुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और डीएमके में सीटों का बंटवारा हो गया। वहां कांग्रेस 15 जबकि डीएमके 13 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पुदुचेरी में 30 विधानसभा सीटों पर 6 अप्रैल को मतदान होगा। पुणे पुलिस ने सेना भर्ती पेपर लीक मामले में एक मेजर और सेना के एक पूर्व कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान में कांग्रेस की अंदरूनी कलह फिर सामने आ गई। विधायक रमेश मीणा ने अपनी ही सरकार पर आरोप लगाया कि उनके साथ विधानसभा की कार्यवाही में भेदभाव किया जाता है। रमेश मीणा सचिन पायलट गुट के विधायक हैं। पहली बार जो विधायक है वो मंत्री बना है, वो सही सुविधाएं ले रहा है। जो पहली बार विधायक है, दूसरी बार विधायक है, उनको बोलने के लिए जगह नहीं है, बैठने की जगह नहीं है। सदन में भेदभाव के आरोपों को राज्य सरकार ने खारिज कर दिया। हर विधायक को, चाहे वो कांग्रेस का है चाहे बीजेपी का है, उसको सदन में अपनी बात कहने का अधिकार है। दिल्ली के बंगला साहिब गुरुद्वारे में जरूरतमंद लोगों के लिए सस्ती दरों पर MRI, CT स्कैन और अल्ट्रासाउंड की सुविधा शुरू की गई। बताया गया कि कोई भी जरूरतमंद शख्स वहां 50 रुपए में अपनी जांच करवा सकता है। ये CT स्कैन की मशीन है और इस तरीके की जो अत्याधुनिक मशीनें हैं वो यहाँ पर लगाई गई हैं। जरूरतमंद लोगों के लिए ये सुविधा दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से दी जाएगी। एक गुरुद्वारा द्वारा सिखों द्वारा मानवता की सेवा में एक बड़ी पहल है। जैसे जैसे मतदान के दिन करीब आते जा रहे हैं, पश्चिम बंगाल में सियासी झगड़े तेज हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में बीजेपी के दफ्तर में जमकर तोड़फोड़ की गई। वहां के तूफानगंज में बने बीजेपी के दफ्तर में लगे झंडे और बैनर को उखाड़ दिया गया। वहां खड़ी साइकिलें भी तोड़ दी गई। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ के लिए टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया और इतना ही नहीं, घटना के विरोध में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन भी किया। अर्जेंटीना के मशहूर फुटबॉलर डिएगो माराडोना के निधन के 3 महीने बाद उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए प्रदर्शन शुरू हो गए। माराडोना की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी और उससे कुछ हफ्ते पहले ही उनकी ब्रेन सर्जरी हुई। अब अर्जेंटीना में इस बात की जांच हो रही है कि कहीं इलाज में लापरवाही तो माराडोना की मौत की वजह नहीं बनी।
यही बात माराडोना को अपना भगवान मानने वाले बर्दाश्त नहीं कर पाए और राजधानी ब्यूनस आयर्स में उनके सैकड़ों फैन अपने काम धंधे छोड़कर सड़कों पर जमा हो गए। ड्रम बजा बजाकर उन्होंने माराडोना को इंसाफ दिलाने की मांग की। पूरे प्रदर्शन में जगह जगह माराडोना की तस्वीरें छाई दिखी। कहीं उनकी फोटो वाले झंडे बैनर तो कहीं उनके बड़े बड़े कटआउट नजर आए। कई लोग तो माराडोना की पहचान 10 नंबर की जर्सी पहनकर प्रदर्शन में पहुंचे। और सिर्फ बड़े ही नहीं, छोटे छोटे बच्चे तक पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी को इंसाफ दिलाने की इस लड़ाई में शामिल हुए। माराडोना के समर्थकों ने शक जताया कि उनकी मौत नहीं हुई, बल्कि उनके डॉक्टरों और मौत से पहले उनके साथ रहे लोगों ने उन्हें मार डाला। माराडोना के फैंस को उनके परिवार का भी साथ मिला और माराडोना की बेटियां और पूर्व पत्नी भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई। बिहार के मोतिहारी में लीची की फसल पर खतरा मंडरा रहा है। बिहार के मोतिहारी में लीची की खेती करने वाले किसान मुश्किल में घिर गए। वहां लीचियों के कई पेड़ों पर कीड़े लगने लगे हैं, जिससे अब इसकी फसल खराब होने का खतरा मंडरा रहा है। इस कीट का प्रकोप बड़ी तेजी से फैल रहा है। भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए दी। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक नाबालिग हिंदू लड़की का जबरन धर्म परिवर्तन करवा दिया गया। इस बार भी वहां ये धर्म परिवर्तन कट्टर मियां मिट्ठू ने करवाया। दिल्ली के यमुना खादर इलाके में रेलवे ट्रैक की मरम्मत के दौरान लोहे का जाल गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि कई घायल हो गए। यमुना ब्रिज पर देर रात लगभग 12 बजे जो यहाँ पर रेलवे पुल था, उसका यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन साइट्स पर रिपेयरिंग का वर्क चल रहा था। इस घटना के बाद रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। इसके साथ ही मरम्मत करवा रहे ठेकेदार के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया गया। मोड़ गया पाइप, मोड़ने के बाद वो कागज में वो सीधा चाली सही पाइप सहित चली आई नीचे आदमी। मुंबई और उत्तर प्रदेश की टीम विजय हजारे ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच गई। मुंबई ने सेमीफाइनल में कर्नाटक को 72 रन से हराया, जबकि उत्तर प्रदेश ने गुजरात को 5 विकेट से मात दी। अब फाइनल मैच रविवार को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। आलिया भट्ट ने सोशल मीडिया पर बताया कि उनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। पिछले दिनों फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के निर्देशक संजय लीला भंसाली कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद आलिया भट्ट और उनके साथ काम करने वाले कई कलाकारों के कोरोना टेस्ट करवाए गए थे। यूपी की एसटीएफ ने दिल्ली के शाहीन बाग में छापेमारी की। ये छापेमारी पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के दफ्तर पर की गई। पिछले साल सितंबर में हाथरस में दरिंदगी की शिकार हुई एक लड़की की मौत हो गई थी। आरोप है कि इसी के बाद पीएफआई ने वहां हिंसा की साजिश रची थी। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की झांसी में बने लेचुरा बांध के साथ सेल्फी लेते हुए एक तस्वीर ट्विटर पर शेयर की और उन पर एसपी सरकार में हुए कामों का श्रेय लेने का आरोप लगाया। लेकिन अखिलेश के ट्वीट पर बीजेपी चुप नहीं बैठी और उन पर झूठ की राजनीति करने का आरोप लगा दिया। लेचुरा बांध 1910 में बना, उस पर पुनः काम 1978 में शुरू हुआ, जिसे आप अपना बता रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में बढ़ती गर्मी के बीच बारिश से मौसम खुशनुमा हो गया। यहाँ के ज्यादातर इलाकों में सुबह से ही मौसम का मिजाज बदला नजर आ रहा है। ऐसे में बारिश के बाद तापमान में थोड़ी कमी आई है, क्योंकि फरवरी के बाद मार्च के पहले हफ्ते में भी तापमान सामान्य से ज्यादा रहा था। मौसम विभाग के मुताबिक फरवरी में तो गर्मी ने पिछले कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। ऐसे में अब बारिश के बाद तापमान में कुछ कमी आई है। वहीं मौसम विभाग ने उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में बारिश और ओले गिरने का अनुमान भी जताया है। स्पेन के बार्सिलोना में स्वास्थ्य कर्मियों ने अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ाने की मांग के लिए एक दिन की हड़ताल और विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में निजी और सरकारी अस्पतालों के हजारों स्वास्थ्य कर्मी शामिल हुए, जिन्होंने सरकार के साथ ही आम लोगों का ध्यान खींचने के लिए बार्सिलोना की सड़कों पर जमकर पटाखे फोड़े। वो सभी हाथों में झंडे, पोस्टर और तख्तियां लेकर सड़कों पर उतरे और अपनी मांगों के लिए जोर शोर से नारे लगाने लगे। उनमें बड़े पैमाने पर महिलाएं भी शामिल थीं। अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए डॉक्टरों और नर्सों ने अपने कोट उतारकर जमीन पर फेंक दिए। उन्होंने आरोप लगाया कि वो अपने और अपने परिवार की जान खतरे में डालकर कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे हैं, लेकिन सरकार उन्हें बुनियादी सुविधाएं तक नहीं दे पा रही। प्रदर्शनकारियों ने ये भी चेतावनी दी कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक वो ऐसे प्रदर्शन करते रहेंगे। प्रधानमंत्री की मां ने कोरोना का टीका लगवाया। प्रधानमंत्री मोदी की मां ने भी कोरोना की वैक्सीन लगवाई।
इस पर पीएम ने एक ट्वीट किया और सभी लोगों से यह टीका लगवाने की अपील की। महाशिवरात्रि पर श्रीलंका में भारतीय उच्चायुक्त गोपाल बागले ने राम सेतु के पास पूजा की। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक राघव चड्ढा की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके बाद उन्होंने खुद को सबसे अलग कर लिया। गुजरात के नवसारी में भजन गायक कीर्तिदान गढ़वी के कार्यक्रम में जमकर नोट बरसाए गए। वहां महाशिवरात्रि के मौके पर भजन का एक कार्यक्रम रखा गया था और मंच पर मौजूद गायक कीर्तिदान गढ़वी भजन गा रहे थे। थोड़ी ही देर में एक छोटा बच्चा नोटों की गड्डी लेकर मंच पर चढ़ आया और उनके ऊपर नोट बरसाने लगा। बच्चे को देख जल्द ही दूसरे लोग भी वहां पहुंच गए, जिसके बाद तो गायक के ऊपर नोटों की बारिश होने लगी। मंच के नीचे खड़े लोग भी सामने से उन पर नोट बरसाते रहे। कुछ ही देर में पूरा स्टेज नोटों से भर गया। हर तरफ नोट ही नोट दिखाई देने लगे। बताया गया कि इस तरह जो रकम इकट्ठा हुई उसे समाज सेवा के कामों में ही खर्च किया जाएगा। जो भी लक्ष्मी जो भी रकम इकट्ठी होती है वो चैरिटी के लिए, अच्छे काम के लिए इसका यूज किया जाता है। गुजरात खासकर नवसारी से पहले भी इस तरह नोटों की बारिश के वीडियो सामने आ चुके हैं। इस बार भी जब कीर्तिदान गढ़वी वहां भजन गाने पहुंचे तो लोगों ने उन पर नोटों की बारिश कर दी। बिहार के दरभंगा में नगर निगम की कार्रवाई से नाराज लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि प्रशासन ने बिना सूचना दिए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की, जिसमें कई लोग घायल हो गए। और इस बात से गुस्साए लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। पहले तो उन्होंने सड़क पर टायर जलाकर पूरी कार्रवाई का विरोध किया और फिर बीच चौराहे पर धरने पर बैठ गए। नगर निगम की कार्रवाई से भड़के लोगों ने वहां के सभी रास्तों को भी बंद कर दिया। दुकानदार जो रोड साइड में बसे हुए थे उनके ऊपर बिना सूचना का जबरदस्ती बुलडोजर चला गया। प्रदर्शनकारियों ने अपने नुकसान की भरपाई के अलावा सरकार से नगर आयुक्त के तबादले की भी मांग की। जबरन दुकान में तोड़-फोड़ की है, जिसमें कितनी महिलाएं घायल हो गई है। इसके साथ ही आरोप लगाया गया कि अतिक्रमण हटाने के दौरान नगर निगम के लोगों ने सामान और पैसों की लूट की। ब्रह्म कुमारी संस्था के प्रमुख के निधन पर प्रधानमंत्री ने दुख जताया। आध्यात्मिक संगठन ब्रह्म कुमारीज की प्रमुख दादी हृदय मोहिनी का मुंबई में निधन हो गया। वो 93 साल की थी। उनके निधन पर प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समेत कई नेताओं ने दुख जताया। पाकिस्तान की T20 लीग PSL का आयोजन अब जून में होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह जानकारी दी। पिछले हफ्ते कुछ खिलाड़ियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर PSL को बीच में रोकना पड़ा था। ओडिशा के मयूरभंज में हुई बारिश से वहां जंगल में लगी आग बुझ गई। अचानक हुई इस बारिश से वन विभाग की टीम ने भी राहत की सांस ली। इतना ही नहीं, बारिश देखकर आग बुझाने में जुटी एक कर्मचारी तो नाचने ही लग गई। महाशिवरात्रि पर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बड़ी संख्या में लोग बिजली महादेव मंदिर में पूजा करने के लिए पहुंचे। मुंबई में कोरोना का टीका लगवाने के लिए फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद वैक्सीनेशन सेंटरों पर डॉक्टर अलर्ट हो गए। वहां टीका लगवाने पहुंच रहे 45 से 59 साल के लोग जो खुद को किसी बीमारी का शिकार बता रहे हैं, उनकी बारीकी से जांच की जा रही है। कुछ लोग फर्जी सर्टिफिकेट लेकर आ रहे हैं डॉक्टर्स का कि उन्हें हाई ब्लड प्रेशर है, शुगर है, ताकि उन्हें जल्दी से जल्दी टीका मिल जाए। वहीं महाराष्ट्र सरकार भी फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर टीका लगवाने वालों पर पूरी नजर रख रही है। जहाँ भी जानकारी आ रही है वहाँ भी हम जांच कर रहे हैं और जो भी वहाँ झूठा साबित हो रहा है उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से एक परेशान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक मोटरसाइकिल सवार ने पहले तो बुजुर्ग को टक्कर मारकर गिरा दिया और फिर शिकायत करने पर उन्हीं की जमकर पिटाई भी की, जिसका एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। वीडियो में मोटरसाइकिल की टक्कर से बुजुर्ग की साइकिल गिरती हुई दिखाई दी। टक्कर के बाद वो बुजुर्ग मोटरसाइकिल सवार से शिकायत करने लगा, लेकिन इससे वो भड़क गया और उसने सड़क पर गिरे बुजुर्ग की मदद करने की बजाय उनकी साइकिल उठाई और उन्हीं के ऊपर दे मारी। इस हमले से बुजुर्ग सहम गए और वो लड़का इतने पर भी नहीं रुका। उसने एक नहीं कई बार साइकिल उठाकर फेंकी। रोकने पर उसने बुजुर्ग से हाथापाई भी की। इस दौरान आसपास के लोग भी वहां इकट्ठा हो गए, लेकिन कोई भी उस लड़के को रोकने की हिम्मत नहीं जुटा सका। आखिरकार काफी देर तक हंगामा करने के बाद वो बड़े आराम से अपनी मोटरसाइकिल उठाकर वहां से चला गया। हालांकि बाद में पुलिस ने बुजुर्ग की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। दिल्ली के वेलकम इलाके में जबरन वसूली के लिए पहुंचे बेखौफ बदमाशों की फायरिंग का एक वीडियो सामने आया। गोलीबारी का यह वीडियो 26 फरवरी का बताया गया।
वीडियो में रात के वक्त कुछ नकाबपोश बदमाश वेलकम इलाके के एक मोहल्ले में नजर आए और वहां गाली गलौज करते हुए उन्होंने काफी देर तक फिल्मी अंदाज में ताबड़तोड़ हवाई फायरिंग की। जिस शख्स की तलाश में बदमाश वहां पहुंचे थे वो उनके हत्थे नहीं चढ़ा। इस बात से बदमाशों का गुस्सा ज्यादा भड़क गया। कुछ मिनटों में ही बदमाशों ने वहां इतनी गोलियां चलाईं कि इलाके के लोग बुरी तरह दहशत में आ गए। न तो किसी ने दरवाजा खोला और न ही किसी ने अपनी खिड़की से झांकने की हिम्मत की। बहुत देर तक गुंडागर्दी करने के बाद जब सभी बदमाश वहां से निकले तो जाते जाते पूरे मोहल्ले को चेतावनी दे गए। समझा लिया बल्लू को। बताया गया कि दिल्ली की मंडोली जेल में बंद एक अपराधी के कहने पर हथियारबंद बदमाशों ने वहां गोलीबारी की। और यह बात भी सामने आई कि जिस शख्स की तलाश में वो गए थे उसे ये बदमाश पहले भी धमका चुके थे। पीड़ित शख्स ने पुलिस में जो रिपोर्ट दर्ज करवाई उसके मुताबिक 25 फरवरी को उसका एक रिश्तेदार उसके पास आया था और 20,000 की अवैध वसूली की मांग कर रहा था। जब पीड़ित ने मना कर दिया तो उसके रिश्तेदार ने मंडोली जेल में बंद वसीम फौजी नाम के बदमाश से वीडियो कॉल पर उसकी बात करवाई। खुद को वसीम फौजी बताने वाले शख्स ने पीड़ित से 20,000 रुपए देने को कहा और न देने की सूरत में उसे जान से मारने की धमकी दी। जब पीड़ित ने पैसे देने से मना कर दिया तो अगले ही दिन यानी 26 फरवरी को कुछ बदमाश उसके मोहल्ले में पहुंचे और उन्होंने वहां गोलियां चलाई। 27 फरवरी को इस घटना की शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई गई, जिसके बाद पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार करने का दावा किया। योगी आदित्यनाथ 16 मार्च को बंगाल जाएंगे। बंगाल विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए योगी आदित्यनाथ 16 मार्च को बंगाल जाएंगे। हरियाणा की खट्टर सरकार आज 12 बजे टैब के जरिए पेपरलेस बजट पेश करेगी। बजट सत्र 18 मार्च तक चलेगा। नंदीग्राम में ममता बनर्जी पर हमले का दावा कर रही टीएमसी की 6 सदस्यीय टीम आज दोपहर 12:30 बजे चुनाव आयोग से मुलाकात करेगी। यूपी के कानपुर में डीआईजी ने नदी में कूदकर खुदकुशी करने जा रहे एक आदमी की जान बचाने वाले पुलिस कर्मियों को 25,000 के इनाम का ऐलान किया। गाजियाबाद के साहिबाबाद इंडस्ट्रियल एरिया में लगी भीषण आग की चपेट में आने से घायल 14 लोगों को पास के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। एमपी के शहडोल में गांजे की तस्करी कर रहे 4 लोगों को पुलिस ने पकड़ा और इनके पास से 35 किलो से ज्यादा गांजा जब्त किया। अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साबरमती आश्रम से ही दांडी मार्च को हरी झंडी दिखाकर इस महोत्सव की शुरुआत करेंगे, जिसके लिए पूरे साबरमती आश्रम की साफ सफाई और सजावट का काम तेज कर दिया गया। आश्रम के कई कर्मचारी इस काम में जुटे नजर आए। आश्रम के परिसर की सफाई के अलावा वहां रंग रोगन भी किया गया। आश्रम के पास ही एक बड़ा पंडाल भी बनाया गया जहां प्रधानमंत्री लोगों को संबोधित करेंगे। उसके बाद दांडी यात्रा की शुरुआत होगी। 12 मार्च 1930 को 78 आश्रमवासियों के साथ बापू ने दांडी कूच की थी। 12 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक और दांडी यात्रा को हरी झंडी देने वाले हैं। आश्रम में दांडी यात्रा के मार्ग को भी लाइटों से सजाया गया, जो रात के वक्त अलग अलग रंगों में जगमगाता नजर आया। 2012-22 में आजादी के 75 साल पूरे हो जाएंगे। उससे पहले 75 हफ्तों तक केंद्र सरकार देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित करवाएगी, जिनकी शुरुआत अहमदाबाद से होगी। आजादी के आंदोलन के 75 साल स्वर्ण महोत्सव का आरंभ वो यहाँ से करेंगे। बताया गया कि 12 मार्च से 5 अप्रैल तक चलने वाली इस दांडी यात्रा में बीजेपी शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्री भी हिस्सा लेंगे। करीब 300 किलोमीटर की इस यात्रा में कई केंद्रीय मंत्री भी पैदल चलेंगे। आज से इस महोत्सव की शुरुआत हो जाएगी। न्यूज 18 के अमित पांडे की रिपोर्ट है कि अहमदाबाद से साबरमती आश्रम से आजादी का अमृत महोत्सव का शंखनाद होगा और 75 हफ्तों तक यानी 15 अगस्त 2022 तक ये महोत्सव चलेगा। साबरमती आश्रम के अलावा देश के 75 अलग अलग हिस्सों में भी ये कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस महोत्सव के तहत हर हफ्ते देश के किसी एक हिस्से में एक कार्यक्रम आयोजित करवाया जाएगा। इतना ही नहीं, देश के बाहर भी इस महोत्सव को मनाया जाएगा और विदेशों में भारत के जितने भी दूतावास हैं वहां अलग अलग वक्त में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस पूरे महोत्सव में सरकार की एक कोशिश है कि सरकार आयोजक नहीं होगी, सहायक होगी। आयोजन हमारे देशवासी करेंगे, सरकार उसमें मदद करेगी।
सर्दी जाते जाते अमेरिका के कैलिफोर्निया में ऐसा तूफान आया कि वहां के सिल्वराडो कैनियन इलाके में भारी बारिश और बर्फबारी तो हुई ही पहाड़ों से कई टन मिट्टी का ढेर भी सरक कर रिहायशी इलाकों पर आ धमका। हालात इतने गंभीर हो गए कि प्रशासन को सैकड़ों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का आदेश जारी करना पड़ा, क्योंकि मूसलाधार बारिश का पानी मिट्टी के साथ मिलकर गाढ़े कीचड़ के ऐसे सैलाब में बदल गया कि पूरा इलाका गंदगी से सना नजर आया। वहां दूर दूर तक सड़कों का नामो निशान ही नहीं दिखा। कीचड़ ने ऐसा कब्जा किया कि रास्तों ने दलदल जैसी शक्ल ले ली। लाखों की महंगी गाड़ियां भी कीचड़ में बुरी तरह फंसी नजर आईं। कीचड़, कूड़े और मलबे के ढेर को देखकर लोगों की शामत ही आ गई। फावड़ा चला चलाकर उनकी कमर टूट गई, लेकिन कीचड़ ने साफ होने का नाम ही नहीं लिया। The labor that it takes to dig this mud out is incredible. मजबूरी में खुदाई करने वाली बड़ी बड़ी मशीनें काम पर लगानी पड़ी। लोगों ने बताया कि तूफान की वजह से 2 फीट से ज्यादा गहरा मिट्टी का सैलाब आया, जिसने पूरे इलाके को कीचड़ से भर दिया। शिवरात्रि पर केदारनाथ के कपाट खोलने की तारीख का ऐलान कर दिया गया। उत्तराखंड में केदारनाथ धाम के कपाट 17 मई को खुलेंगे। शिवरात्रि पर यह कपाट खोलने का ऐलान किया गया। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने 2020 में हुई दिल्ली हिंसा के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। जिस तरह से वो दंगा हुआ, हमने कहा कि बीजेपी के इशारे पर वो दंगा हुआ, जिसके बाद बीजेपी अमानतुल्लाह खान पर भड़क गई। उल्टा चोर कुतवाल को डांटे वाला उन्होंने काम किया और अमानतुल्लाह का तो काम ही यही है। अमिताभ बच्चन और इमरान हाशमी की फिल्म चेहरे का टीजर जारी कर दिया गया। ये फिल्म अब 30 अप्रैल के बजाय 9 अप्रैल को रिलीज होगी। हमारी अदालतों में जस्टिस नहीं, जजमेंट। मुंबई के बांद्रा इलाके के एक पार्क में रहस्यमयी मोनोलिथ देखा गया। मोनोलिथ चमकीली धातु का एक खंबे जैसा आकार होता है, जो दुनिया के कुछ हिस्सों में पहले भी देखा जा चुका है। मुंबई के पार्क में जो मोनोलिथ देखा गया, उसकी लंबाई करीब 7 फीट बताई गई। पार्क में मोनोलिथ की खबर फैलने के बाद कई लोग वहां उसे देखने पहुंचे। लोगों में और उत्साह आएगी और मैं समझता हूं कि और लोग आके देखना चाहेंगे और कहा ना कहा हर एक अपनी तरीके से उसका जो मिस्ट्री सॉल्व करने की कोशिश करेगा। इस मोनोलिथ पर कुछ नंबर भी लिखे नजर आए, लेकिन मोनोलिथ की तरह उन नंबरों का रहस्य भी नहीं सुलझ सका। आखिरकार ये मोनोलिथ कब आया, किसने रखा, ये अभी तक बड़ा सवाल बना हुआ है। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। इसे देखते हुए मुंबई, पुणे, नागपुर समेत कई दूसरे शहरों में प्रशासन ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में म्युनिसिपल कमिश्नर, कलेक्टर समेत कई और दूसरे अधिकारी खुद सड़क पर उतरे और लोगों को मास्क लगाने और कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन करने की नसीहत दी। इस दौरान ये अधिकारी कई दुकानों में गए और वहां मास्क, सैनिटाइजर जैसी चीजों की पड़ताल की। सड़क पर भी जो बिना मास्क के दिखाई दिए, उन्हें अधिकारियों ने टोका और जुर्माना भी लगाया। ना वजह घर से बाहर नहीं निकलिए, भीड़ नहीं करिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए। ये पिछले 1 साल से बताया जा रहा है, लेकिन लोग मास्क पहनते नहीं हैं और अनावश्यक भीड़ करते दिखते हैं, तो अब इनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। ऑटो रिक्शा में अगर बिना मास्क के लोग दिखाई पड़ेंगे तो फिर ऑटो रिक्शा सीज करने की कार्रवाई होगी, आईपीसी में गुना दाखिल किया जाएगा। उसी तरह जो लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं उन पर दंड करना चालू है और तेजी से इसको दंड को आगे बढ़ाया जाएगा। रिहायशी इलाके में घुसे तेंदुए को वन विभाग की टीम ने पकड़ लिया। इंदौर में रिहायशी इलाके में घुसे तेंदुए को वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद पकड़ने में कामयाबी हासिल की। हालांकि इस दौरान तेंदुए ने वन विभाग के कर्मचारी समेत 4 लोगों को घायल कर दिया। बिहार के सुपौल में एटीएम लूटकांड का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर इनके पास से 9,45,000 कैश बरामद कर लिया। बिहार के मुंगेर में एक 20 साल की लड़की का शव मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। हत्या पत्थर से सिर कुचलकर की गई थी। परिजनों ने रेप के बाद हत्या की आशंका जताई है। एमपी के सिंगरौली में पुलिस ने एक शातिर गिरोह के 3 ठगों को गिरफ्तार किया है। ये गिरोह एटीएम में चिप लगाकर लोगों के कार्ड का डेटा चुराता था और फिर लोगों के पैसे निकाल लेता था। मध्य प्रदेश के गुना में एक आदमी घरेलू झगड़े के बाद ब्लेड से अपनी पत्नी की नाक काटकर फरार हो गया। झारखंड के जमशेदपुर में एक एटीएम में भीषण आग लगने की वजह से एटीएम में रखे करीब 12 लाख रुपए जलकर राख हो गए। इंडोनेशिया के वेस्ट जावा से परेशान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां सैलानियों से भरी एक बस नाले में गिर गई और उसमें सवार 27 लोगों की मौत हो गई। बताया गया कि बस की ब्रेक्स खराब हो गई और उसकी वजह से हादसा हुआ। खबर मिलते ही रात में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया, जो सुबह तक जारी रहा। सामने आई तस्वीरों में एक तस्वीर में रेस्क्यू टीमें शवों को नाले से बाहर निकालती नजर आईं।
उनमें कई शव बस के अंदर भी फंसे हुए थे, जिन्हें निकालने में कर्मचारियों को कई मुश्किलें आई। Kita kendalanya karena korban tersebut tertimpa bodi bis. शवों को निकालने के बाद उन्हें एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया और इस काम में आसपास के लोग भी बचाव कर्मियों का साथ देते दिखे। हादसे में करीब 40 लोग घायल भी बताए गए। कोलकाता का SSKM अस्पताल बंगाल की सियासत का नया केंद्र बना हुआ है। अस्पताल में जख्मी ममता बनर्जी का इलाज चल रहा है और अस्पताल के बाहर उनके चाहने वाले उनके समर्थन में जमा होने लगे हैं। और खास तौर पर ममता बनर्जी का वीडियो संदेश सामने आने के बाद उनके चाहने वालों की भीड़ बढ़ने लगी। ममता बनर्जी ने अपने वीडियो संदेश में अपनी चोट के बारे में बताया। আমার হাত পায়ে চোট আছে, বোন ইনজুরি আছে, লিগামেন্টে আছে। ये वीडियो किसी मोबाइल फोन से शूट किया गया, जिसकी शुरुआत में उनका पूरा बेड और पैर पर लगा प्लास्टर साफ दिखा। फिर कैमरा ममता के चेहरे के पास पहुंचा और ममता ने धीमी आवाज में अपनी बात कही। ऐसा लगा जैसे ममता को ज्यादा बोलने में भी तकलीफ हो रही है, लेकिन उन्होंने ये साफ किया कि वो चुनाव प्रचार के लिए चोट ठीक होने का इंतजार नहीं करेंगी। আমার মিটিং টিটিং আমি কিছুই নষ্ট করব না, বাট হয়তো আমাকে কিছুদিন হুইল চেয়ারে করতে হবে, সেটা আপনাদের সহযোগিতা চাইব। दूसरी तरफ अस्पताल के बाहर लोगों की भीड़ जुटती रही। माँ यदि कोई अस्पताल में रहे तो उसका संतान लोग तो घर में नहीं रह सकता है ना। एक बोर्ड पर लोगों ने गेट वेल सून के संदेश लिखने शुरू कर दिए। छात्रों का एक संगठन भी अस्पताल परिसर में ही मार्च करने निकल पड़ा। एक बड़ा सा बैनर बनाया गया जिस पर ममता की अस्पताल के बेड पर लेटे हुए तस्वीर लगाई गई और साथ में सवाल किया गया कि उन्हें क्यों मारा गया। लिखा है আমাকে মারলেন কেন, हमको क्यों मारा। अच्छा, ममता बनर्जी के ममता बनर्जी हो से हम लोग बोल रहे हैं। इसी तरह टीएमसी के छात्र संगठन के लीगल सेल से जुड़े लोग भी हाथों में पर्चे लेकर अस्पताल के बाहर जमा हो गए और ममता बनर्जी के जल्द स्वस्थ होने की कामना करने लगे और इसके साथ ही ममता की चोट को हमला बताते हुए घटना की निंदा भी की। जबकि चुनाव आयोग के आदेश पर नंदीग्राम में घटना की जांच शुरू हो गई। पुलिस के अधिकारियों की टीम नंदीग्राम में उस मिठाई की दुकान पर पूछताछ के लिए पहुंची जिसके सामने ममता बनर्जी को चोट लगी थी। पुलिस की टीम पहुंची है और मिठाई की जो दुकान है उसके मालिक से लगातार यहां पर पूछताछ हो रही है। घटना के कुछ चश्मदीद भी सामने आए और कुछ वीडियो भी। ऐसा शख्स न्यूज 18 के कैमरे पर आया जो ममता बनर्जी के काफिले का वीडियो फेसबुक पर लाइव कर रहा था। कार्यकर्ता है, उस कार्यकर्ता के लिए नमस्ते करते के लिए वो डोर खोला, डोर खोल के वो डोर आप रिटर्न आके उसका पाँव में लग गया। हमारी टीम ठीक उसी जगह पर पहुंची जहां ये घटना हुई थी और चश्मदीदों के दावे को समझने की कोशिश की गई। जो आई विटनेस है उनका कहना है कि यहाँ पर उनकी गाड़ी टकराई, इस खंबे से टकराई, गेट टकराया और उसके बाद ममता बनर्जी का जो पैर था वो पैर चोटिल हुआ। उसके बाद ममता बनर्जी यहीं पर बैठ गई। ममता के काफिले के वीडियो में ये साफ दिखा कि उनकी कार का दरवाजा खुला था और भारी भीड़ के बीच काफिला आगे बढ़ रहा था। उसी वक्त कार में उनकी सुरक्षा में तैनात जवान भी मुस्तैदी से खड़े दिखाई दिए। जिस वक्त का ये वीडियो है उसके चंद मिनटों के बाद ही ममता को चोट लग गई थी। ममता बनर्जी को चोट लगने के बाद से ही इस घटना पर सियासी बवाल भी शुरू हो गया। टीएमसी ने इसे सीधे सीधे बीजेपी की साजिश बताते हुए धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया और बंगाल के कई जिलों में टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर हंगामा किया। आसनसोल में तो टीएमसी के कार्यकर्ता शहर के एक अहम चौराहे को जैम कर सड़क पर बैठ गए। सड़क के बीचों बीच एक टायर रखकर उसमें उन्होंने आग लगा दी। दुर्गापुर में भी टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने एक हाईवे को जैम करने की कोशिश की। पार्टी के झंडे और बैनर लेकर प्रदर्शनकारी हाईवे पर बैठ गए, जिसकी वजह से हाईवे पर ट्रकों का लंबा जैम लग गया। उत्तर 24 परगना में पुलिस को हालात संभालने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंचना पड़ा। स्टेशन पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने एक ट्रेन को रोक दिया था, जिसकी वजह से ट्रेन में सवार लोग स्टेशन पर ही फंसे रहे। राजधानी कोलकाता में भी टीएमसी के नेता नारेबाजी करते हुए सड़क पर उतरे। टीएमसी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए, टीएमसी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं और सीधा आरोप बीजेपी के ऊपर है। टीएमसी नेताओं के इस प्रदर्शन की वजह से कोलकाता की सड़कों पर ट्रैफिक की रफ्तार सुस्त पड़ गई। लेकिन बीजेपी इस मामले को केवल टीएमसी का एक चुनावी स्टंट बता रही है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भी सड़कों पर उतरकर टीएमसी के खिलाफ प्रदर्शन किए और ममता बनर्जी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। नंदीग्राम में माहौल सबसे ज्यादा गर्म दिखा। बीजेपी कार्यकर्ताओं का एक धड़ा सड़क पर विरोध प्रदर्शन के लिए जम गया और सड़क के बीचों बीच टायर जलाकर रास्ता जाम करने की कोशिश की। इस तरीके से यहाँ पर विरोध प्रदर्शन यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ता यहाँ पर कर रहे हैं। जबकि नंदीग्राम में घटना वाली जगह पर तो तनाव के हालात बन गए। टीएमसी और बीजेपी समर्थक आमने सामने आ गए। जय श्री राम के नारे गूंजने लगे। एक धड़ा ममता की कहानी को झूठा बताने वाला रहा
और दूसरा धड़ा बीजेपी पर हमले का आरोप लगाने वाला रहा। तस्वीरों के जरिए आपको दिखाना चाहूंगा कि बिलुया मार्केट में दो गुट, यानी एक गुट जो बीजेपी के समर्थक हैं और दूसरे गुट जो ममता बनर्जी टीएमसी के समर्थक हैं, वो दोनों आमने सामने हैं। नंदीग्राम में डीएम और एसपी ने दोनों पक्षों को शांत करवाने की कई बार कोशिश की। बीजेपी ने तो नंदीग्राम की घटना की सीबीआई से जांच करवाने की मांग कर दी। আমি তো প্রথমেই দাবি করেছি সিবিআই ইনকোয়ারি হওয়া উচিত। এত সিরিয়াস ম্যাটার মুখ্যমন্ত্রীর উপর হামলা হয়েছে। बीजेपी ने घटना के फौरन बाद ही इसे टीएमसी का सियासी दांव कहना शुरू कर दिया था। इस बीच बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को नंदीग्राम में चोट लगने के बाद टीएमसी और बीजेपी चुनाव आयोग पहुंच गए। इस मामले में चुनाव आयोग ने कल शाम यानी कि शुक्रवार 5 बजे तक रिपोर्ट मांगी। लेकिन इससे पहले ही टीएमसी का एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग पहुंच गया। उसकी ओर से चुनाव आयोग को एक चिट्ठी सौंपी गई, जिसमें ममता बनर्जी को लगी चोट का कनेक्शन बंगाल के डीजीपी को हटाने से जोड़ दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने वेस्ट बंगाल के डीजीपी बदला। टीएमसी चुनाव आयोग पहुंची तो बीजेपी ने भी देर नहीं की। पार्टी के नेताओं ने भी उसे एक चिट्ठी सौंपी। साथ ही बीजेपी ने चुनाव आयोग पर उंगली उठाने पर टीएमसी को मुंहतोड़ जवाब दिया। ईसी को ये दोष दे रहे हैं। क्रिकेट में कहते हैं जब कोई टीम हारता है तो पहले बोलता है अंपायर ने चोरी करी। बीजेपी इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए सीबीआई जांच कराने के पक्ष में है। लेकिन ममता को नंदीग्राम में जो चोट लगी उसके बहाने विरोधी पार्टियों ने बीजेपी को ही घेरना शुरू कर दिया। टीएमसी पहले ही इस हमले के पीछे सियासी साजिश की बात कहकर बीजेपी पर निशाना साध रही है, जिसके बाद दूसरे विरोधियों ने भी टीएमसी के सुर में सुर मिलाया। आरजेडी ने तो चुनाव में हार जीत की बात कहकर बीजेपी को घेर लिया। बीजेपी जो है चुनाव जीतने के लिए कोई भी कदम उठा सकती है, कहीं तक भी वो जा सकती है। आम आदमी पार्टी का भी बीजेपी पर हमला करने का वही अंदाज दिखा। सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं, रेस्पेक्टेड चीफ मिनिस्टर हैं, उनके साथ में इस तरह से उन पर हमला करवाना, ये भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट है। जिसके जवाब में बीजेपी ने तीखे तेवर दिखाए और ममता की चोट का कनेक्शन चुनाव से जोड़ दिया। पूरी तरह से चुनाव हार रही हैं, इसके कारण वो एक सहानुभूति प्राप्त करने का पाखंड रच रही हैं। एक दिन पहले नंदीग्राम में जब ममता बनर्जी के पैर में चोट लगी थी तो बंगाल में सियासी भूचाल आ गया और इस मुद्दे पर टीएमसी और बीजेपी भिड़ गए। लेकिन नंदीग्राम के महासंग्राम में आज का दिन बेहद अहम है। नंदीग्राम में ममता बनर्जी के सामने चुनाव लड़ रहे बीजेपी के शुवेंदु अधिकारी आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन से पहले शुवेंदु सबसे पहले पूजा करने पहुंचे हैं। वो सिंह वाहिनी मंदिर में पूजा करेंगे और फिर जानकीनाथ मंदिर में पूजा करेंगे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज शुवेंदु अधिकारी अपना नामांकन दाखिल करेंगे और उससे पहले पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद शुवेंदु हल्दिया जाएंगे और वहां अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इस दौरान उनके साथ 3 केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, बाबुल सुप्रियो और धर्मेंद्र प्रधान मौजूद रहेंगे। आपको बता दें, नंदीग्राम में दूसरे चरण में 1 अप्रैल को वोट पड़ेंगे। इससे पहले 10 मार्च को टीएमसी उम्मीदवार ममता बनर्जी यहां से नामांकन दाखिल कर चुकी हैं। करीब 3 लाख मतदाताओं वाली नंदीग्राम सीट अब वो सीट बन गई है जिस पर पूरे देश की निगाहें होंगी। अमित सिंह हमारे सहयोगी नंदीग्राम से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अमित, आज शुवेंदु अधिकारी अपना नामांकन दाखिल करेंगे, अभी की क्या तस्वीर आप देख पा रहे हैं? देखिए फराह, मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहा हूं। शुवेंदु अधिकारी आज नामांकन दाखिल करेंगे हल्दिया में और आज दिन की शुरुआत उन्होंने की है सिंगो वाहिनी मंदिर में आके पूजा अर्चना कर रहे हैं। इस वक्त यहां पर पहुंच चुके हैं शुवेंदु अधिकारी और तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूंगा किस तरीके से जो लगातार अर्चना कर रहे हैं यहाँ पर शुवेंदु अधिकारी पूजा अर्चना कर चुके हैं और जो गाँव के लोग हैं वो उनके साथ सेल्फी ले रहे हैं। देखिए शुवेंदु अधिकारी से अपने नॉमिनेशन से पहले पूजा किया था और यहाँ पर नतमस्तक होकर की है और अब यहाँ से निकल रहे हैं। नंदीग्राम से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर तस्वीरों में आप शुवेंदु अधिकारी को देख पा रहे हैं जो मंदिर में पूजा करने के लिए पहुंचे और लोगों की भीड़ आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि उनकी एक झलक पाने के लिए लोग उनसे मिलने के लिए वहां पहुंचे हैं, सेल्फी लेने के लिए। ये देखिए किस तरह से भीड़ शुवेंदु अधिकारी के साथ सेल्फी लेने के लिए यहाँ पे उत्सुक दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि आज वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे और नामांकन से पहले पूजा अर्चना के लिए पहुंचे हुए हैं।
सर बताए हमें कर लेंगे ममता बनर्जी ने नंदीग्राम के महासंग्राम में आज का दिन बेहद अहम और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी इस वक्त पूजा अर्चना करते हुए और उसके बाद अपना नामांकन दाखिल करेंगे। नंदीग्राम में ममता बनर्जी के सामने चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अपना नामांकन दाखिल करने से पहले वो पूजा अर्चना कर रहे हैं, भगवान की शरण में पहुंचे हुए हैं और अमित लगातार लाइव बने हुए हैं वहां से। अमित, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं काफी भीड़ है और पूजा अर्चना कर रहे हैं शुभेंदु अधिकारी, और क्या नजारा आप देख पा रहे हैं वहां से? जी, इस वक्त पूजा अर्चना कर चुके हैं शुभेंदु अधिकारी। पूजा अर्चना करने के बाद शुभेंदु अधिकारी यहां से निकल रहे हैं। आप तस्वीरों में यहां पर देख पा रहे हैं कि पूजा अर्चना का दादा आप देख सकते हैं कि यहां पर पूजा अर्चना करने के बाद अधिकारी यहां से निकल चुके हैं मंदिर के बाहर से। यहां पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में, और यहां पर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। यहाँ से शुभेंदु अधिकारी निकलते हुए आप तस्वीरों में देख सकते हैं। जो दिन की शुरुआत की है शुभेंदु अधिकारी ने यहाँ पर मंदिर में, सिंगो वाहिनी मंदिर यानी माँ दुर्गा के अधिकारों से सिंगो वाहिनी मंदिर में पूजा करते हुए हमने आपको दिखाया है शुभेंदु अधिकारी को, और वो पूजा करने के बाद निकल चुके हैं। आपको बता दें फिर इसके बाद वो जानकीनाथ मंदिर में जाएंगे, वहां पर पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद शुभेंदु अधिकारी हल्दिया जाएंगे और वहां पर अपना नामांकन दाखिल करेंगे। आगे बढ़ते हैं। रायपुर में शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज का 11वां मैच इंग्लैंड लेजेंड्स और दक्षिण अफ्रीका लेजेंड के बीच खेला गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड लेजेंड्स की पूरी टीम 20 ओवर भी बल्लेबाजी नहीं कर पाई और 19वें ओवर में ही पूरी टीम आउट हो गई। शुरू से ही इंग्लैंड लेजेंड्स की टीम दबाव में दिखी। पारी के दूसरे ओवर में ही टीम का पहला विकेट गिरा और फिर कोई बड़ी साझेदारी नहीं हो पाई। लगातार विकेट गिरते रहे और कोई भी बल्लेबाज बड़ा स्कोर नहीं बना पाया। महज 63 रनों पर इंग्लैंड लेजेंड्स की आधी टीम पवेलियन लौट गई और पूरी टीम 19वें ओवर में 121 रन बनाकर ढेर हो गई। और जवाब में बल्लेबाजी करने आए दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजों ने इंग्लैंड लेजेंड्स को मैच में वापसी का कोई मौका नहीं दिया। दक्षिण अफ्रीका लेजेंड्स के सलामी बल्लेबाजों ने टीम को एक मजबूत शुरुआत दी और पहले विकेट के लिए 59 रनों की साझेदारी हुई। मजबूत शुरुआत मिलने के बाद दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजों ने तेजी से रन बनाने शुरू किए और आक्रामक शॉट खेलते रहे। 95 रन के स्कोर पर दूसरा विकेट भी गिर गया, लेकिन रन बनने की रफ्तार पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। 13 ओवर में ही दक्षिण अफ्रीका लेजेंड्स ने लक्ष्य हासिल कर लिया और 8 विकेट से यह मुकाबला जीत लिया। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में बीएसपी के जिलाध्यक्ष के घर पर तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। पूरा मामला पंचायत चुनाव में टिकट बंटवारे का बताया जा रहा है। आरोप है कि जिन लोगों ने तोड़फोड़ की वो पंचायत चुनाव में टिकट मांग रहे थे और जब उनकी बात नहीं मानी गई तो वो दंदनाते हुए अलीगढ़ के बीएसपी अध्यक्ष रतनदीप सिंह के घर में घुस गए और तोड़फोड़ करने लगे। ये पूरा बवाल उनके घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसमें दिखा कि कई लोग पहले उनके घर में घुसे और फिर वहां रखी कुर्सियां तोड़ने लगे। उन्होंने वहां बैठे लोगों की कोई परवाह नहीं की और कुर्सियों को उठा उठाकर ऐसे पटकने लगे जैसे वो अपना सारा गुस्सा उन पर उतार रहे हैं। बताया गया कि यह हंगामा उस समय हुआ जब रतनदीप सिंह घर पर नहीं थे और वापस आने के बाद उन्हें पता चला कि उनकी गैर मौजूदगी में क्या क्या हुआ, जिसके बाद उन्होंने पार्टी से निकाले गए एक शख्स का नाम लेकर आरोप लगाया कि उसने पंचायत चुनाव में टिकट के लिए सारा हंगामा किया। हिस्ट्री सीटर हैं, संदीप पाटिल नाम है उनका, वो है टिकटों का दबाव बना रहे थे।
इस मामले में पुलिस ने उनकी शिकायत पर केस भी दर्ज कर लिया। 5 को उन्होंने नामजद किया है, ने उनके घर पे आकर भाई के साथ मारपीट की व लूटपाट किया, जान से मारने की धमकी दी। हंगामे से पहले बीएसपी जिला अध्यक्ष के घर पर एक अहम बैठक हुई थी, जिसमें राज्यसभा के पूर्व सांसद मुनकाद अली भी शामिल हुए थे। दिल्ली में कोरोना एक बार फिर पैर पसारता दिख रहा है। पिछले 24 घंटों में वहां 409 नए मरीज सामने आए, जो पिछले 2 महीनों में सबसे ज्यादा केस हैं। इससे पहले 8 जनवरी को कोरोना के 444 मरीज मिले थे। वहीं एक दिन में दिल्ली में कोरोना से 3 लोगों की मौत भी हुई। राहत की बात यह है कि 24 घंटों में कुल 286 मरीज ठीक भी हुए हैं, लेकिन 2 महीनों बाद एक दिन में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 400 के पार जाना चिंता का विषय है। लॉकडाउन की वजह से हजारों कंपनियों पर ताले लग गए। News18.com की रिपोर्ट है कि कोरोना की वजह से लगे लॉकडाउन ने अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर डाला और पिछले 11 महीनों में देश की 10,000 से ज्यादा कंपनियां बंद करनी पड़ी, जिनमें सबसे ज्यादा कंपनियां दिल्ली की, जिन पर लॉकडाउन की वजह से ताला लग गया। दिल्ली में पिछले 11 महीनों में 2,000 से ज्यादा कंपनियां बंद हुई, जबकि उत्तर प्रदेश में करीब 2,000, इसके अलावा तमिलनाडु और महाराष्ट्र में भी 1,000 से ज्यादा कंपनियों को बंद कर दिया गया। ये जानकारी सरकार की ओर से संसद में दी गई और बताया गया कि कंपनियों के मालिकों ने अपनी मर्जी से उन्हें बंद करने का फैसला लिया। महाराष्ट्र के सतारा से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां एक देसी शराब की दुकान में लूटपाट की गई और ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें 6 लोग अपने मुंह को ढककर दुकान के अंदर दाखिल होते नजर आए और अंदर जाते ही उन्होंने सबसे पहले कैश काउंटर पर बैठे कर्मचारी से मारपीट की और फिर उसे धक्का देकर पीछे हटा दिया। इसके बाद उन्होंने गले में रखे रुपए भी लूट लिए। कर्मचारी ने जब आरोपियों को ऐसा करने से रोका तो वहां मौजूद एक बदमाश ने उस पर धारदार हथियार से हमला करने की कोशिश की। काफी देर तक लूटपाट करने के बाद सभी बदमाश वहां से फरार हो गए। महाराष्ट्र के सतारा की ये लूट की घटना की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सबसे पहले ये देखिए किस तरह से कैश काउंटर पर बैठे शख्स के साथ मारपीट की गई और जब उस आदमी ने इन्हें रोकने की कोशिश की तो उस पर हमला किया और वहां से लूटपाट करने के बाद ये सभी बड़े आराम से रफू चक्कर हो गए। बच्चे चाहें तो देश बदल दें, बच्चे चाहें तो एक नई दुनिया बना दें। ऐसे ही कुछ अद्भुत यंग जीनियस के साथ नेटवर्क 18 दिखा रहा है एक अनोखा शो, बायजूस यंग जीनियस। 13 मार्च को शाम के 7 बजे न्यूज 18 इंडिया पर मिलिए मुंबई के 13 साल के त्रिपराज पंड्या से, जो दुनिया के सबसे छोटे तबला वादक का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं। सिर्फ 2 साल की उम्र में घर के बर्तन को बजाकर बेबी त्रिपराज के घर वालों ने अपना ध्यान खींचा। वहीं 3 साल की उम्र में इस बच्चे ने ऑल इंडिया रेडियो में तबले का लाइव परफॉर्मेंस दिया और 4 साल का जब हुआ तो दूरदर्शन में न्योता भेजा। इसी तरह 6 साल का होने पर त्रिपराज का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी सबसे कम उम्र के तबला मास्टर के तौर पर दर्ज हुआ। रोज घंटों रियाज करने वाला त्रिपराज तबले के अलावा हारमोनियम, ढोलक, कांगो और ड्रम भी बजाता है। उसे 2019 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 13 मार्च को शाम 7 बजे न्यूज 18 इंडिया पर मिलिए इस विलक्षण तबला वादक से। जरूर देखिए बायजूस यंग जीनियस।